पॉलिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर अमेरिका से मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान, और आज मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपके थॉट्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से। ये आजकल डिबेट बहुत हो रही है इंडिया में, और चांसेस हैं कि अगले साल तक जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा इंडिया में। शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम, गुड इवनिंग। थोड़ा मैं मतलब आपके शो पे आपके देखने वाले ज़रा संजीदा किस्म के लोग होते हैं, तो थोड़ा मैं एक स्टेप पीछे लेके इस बात को कहता हूँ। देखिए, जो इस्लामिक लॉ है, हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, खास तौर से बिकॉज ऑफ सम वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी, मौलाना मौदूदी, इसरार अहमद जैसे लोगों के, दे हैव रिड्यूस्ड इस्लाम टू इस्लामिक शरिया। ऐसा जैसा कि इस्लाम में शरीयत के अलावा और कोई चीज़ ही नहीं है। कुरान में तकरीबन 6300 आयतें हैं, और जिसमें से सिर्फ 5% आर लीगल इन नेचर, और बाकी के जो सारे 6000 से, यानी आप 5% अगर ले लें तो 300 के करीब आयतें होती हैं। आयतुल अहकाम कहते हैं उनको। इनफैक्ट एक बहुत मशहूर मगरिबी स्कॉलर हैं जिनका नाम है इब्न अल अरबी, नॉट इब्न अरबी सूफ़ी नहीं, दूसरे हैं जिनके अहकाम कुरान, यानी उस पर तफसीर भी है, तो ज़्यादा आयतें नहीं है कुरान में। तो इस्लाम इज़, द कुरान इज़ नॉट ए लीगल बुक, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। It covers many aspects, philosophical aspects, biomedical, biological aspects है उसमें, और cosmological, philosophical, तसव्वुफ से लेकर ज़्यादा आयते हैं, historical आयते हैं वगैरह। तो प्रॉफिट्स का जिक्र ज़्यादा है बनिस्बत लॉ का कुरान में। So we have tried to do, खास तौर से मौलाना मौदूदी, इसरार अहमद जैसे लोग, they have reduced the Quran and Islam to law. सैयद कुतुब जो इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदर थे, उन्होंने कहा था कि अगर एक मुल्क में 99% ऑफ द पॉपुलेशन मुसलमान हो, लेकिन अगर शरिया नाफिज ना हो, तो वो एक इस्लामिक मुल्क नहीं है। तो उन्होंने इस्लामिक माशरा, इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक स्टेट का जो क्राइटेरिया बनाया है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कहना कि इस्लामिक लॉ अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो दैट इज़ नॉट एन इस्लामिक सोसाइटी और इस्लामिक स्टेट। ये सैयद कुतुब के बाद दिस कॉन्सेप्ट बिकेम, एंड ही डिस्क्राइब सच स्टेट्स एज अ स्टेट ऑफ जाहिलिया। तो उन्होंने स्टेट ऑफ जाहिलिया को भी डिफाइन कर दिया, और इस्लाम। तो ये एक ऑब्सेशन बन गया है बाज़ सोसाइटीज़ में, जहाँ पर ख़ास तौर से जहाँ पे इख्वान या जमात इस्लामी या इसरार अहमद के जिस तरह से फॉलोअर्स वगैरह हैं, वहाँ पर ये ऑब्सेशन विद इस्लामिक लॉ। दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान या दूसरे सोसाइटी। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं MSA की एक मीटिंग अटेंड करने गया था, मैं एडवाइज़र हूँ मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। तो वो इस्लामिक लॉ पढ़ा रहे थे बच्चों को। मैं बोला, बच्चों को आप इस्लामिक लॉ पढ़ाएं, कभी अमेरिकन लॉ भी पढ़ा दें, जेल को चले जाएंगे इफ़ दे डोंट नो द अमेरिकन लॉ। यूनिवर्सिटीज़ के रूल और अहकामात पहले पढ़ाएं। ये मतलब दे वर टीचिंग देम द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मरने के बाद, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ इज़ अबाउट सम ऑफ दैट। तो इस तरह सा एक मतलब दे डोंट नो व्हाट टू डू। अगर मैं कहूँ कि भाई शकील साहब, व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज ए क्रिसमस पार्टी, तो शायद यू वुडंट नो व्हाट टू डू कि भाई कैसा करूं मैं, कहाँ से लेकर आऊं, क्या मतलब होगा क्या क्रिसमस पार्टी में, राइट? शराब होगा, केक होगा, या कोई बाइबल पढ़ेगा, यू डोंट नो, राइट? तो मुसलमानों का भी ये हाल हो गया है। दे वांट टू बी मुस्लिम्स बट दे डोंट नो हाउ टू बी मुस्लिम्स। लाइक हाउ, व्हाट डज इट मीन टू बी ए गुड मुस्लिम लिविंग इन न्यूयॉर्क? Is it the same as being a good Muslim living in some village outside Lahore? समझ रहे ना आप? और ये तो बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है ना, जो इमाम शाफई थे, जो फाउंडर ऑफ द शाफई स्कूल ऑफ लॉ,
तो जब वो बगदाद में हुआ करते थे, ही यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली डिफेंड द मालिकी स्कूल ऑफ लॉ अगेंस्ट द हनफीज, क्योंकि वो इमाम मालिक के स्टूडेंट थे। लेकिन जब वो कायरो आए तो उनके पोजीशन वहां पे, कायरो वाज डोमिनेटेड बाय मालिकीज, और वो उनसे डिसएग्री करने लगे। तो जब उन लोगों ने कहा कि भाई आप बगदाद में एक बात कहते थे, अब एक बात कह रहे हो, तो उन्होंने कहा दिस इज हियर, दैट वाज देयर, दिस इज नाउ, दैट वाज देन। यस। यानी time and space both can have an impact on how you understand and implement the law. सही। हाँ, तो दैट इज, उसको इज्तिहाद कहते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन इंडिया कि इज्तिहाद फ्रीज हो गया। ये सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। सो जी। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अमेरिका में जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स, कोट अनकोट मुल्लास फेमस हैं, they are famous not because they have a capacity to think like an Islamic thinker. They are famous because they are able to reproduce what was said a few 100 years ago. मतलब वो जो 700 साल पहले, 1000 साल पहले, कोई ना कोई एक को पकड़ लेता है। लाइक मैं अब सारी जिंदगी इमाम शाफी की ही बातें करूँ, या मैं सारी जिंदगी रूमी की ही बातें करूँ। So just reproduce, try to bring back old culture and इसको। तो उसमें क्या हो गया है कि मुस्लिम्स डोंट नो हाउ टू, मतलब ये मिसाल देता हूँ, दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार विदाउट लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर। अगर आप रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, और आपको नजर आ रहा है सारी मुस्लिम दुनिया में एक्सीडेंट्स ही एक्सीडेंट्स है, इधर से लेके उधर। देयर इज नो गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो अब ये जो यूसीसी का सवाल है, बहुत ही मैं क्या बताऊं आपको। मैंने एक शो किया है यूसीसी पे, आपके सुनने वालों को कहें कि जाके देखें। मैंने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया है कि नॉन मुस्लिम्स को, कि आप किसी मुल्ला के पास जाएं, पढ़े लिखे वाले, जाहिल के पास ना जाएं, जो पढ़ा लिखा जिसके पास कोई सनद हो, आलिम फाजिल के पास जाएं और कहें कि भाई आई वांट टू कन्वर्ट टू इस्लाम, लेकिन मुझे शराब और जुए का बड़ा शौक है, तो आई विल कन्वर्ट टू इस्लाम। मैं सब कुछ कर लूंगा, नमाज भी पढ़ लूंगा, हज भी कर लूंगा, ज़कात भी दे दूंगा, रोजे भी रख लूंगा, लेकिन शराब जरूर पीऊंगा और कभी कभी वीकेंड पे कैसीनोज में जाके थोड़ा जुआ जरूर खेल। वो इमीडिएटली उससे कहेंगे कि लाहौल वला खुदा हाज़ा लैसा मुमकिन, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तुम बिल्कुल काफिर हो जाओगे। और फिर वो कुरान की जो 208 आयत है सूरत अल बकरा की, वो पढ़ेंगे, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़तन कहकर, और कहेंगे कि कुरान कहता है कि आप जब इस्लाम में दाखिल हो गए तो यू हैव टू डू इट एंटायरली, ऑल टुगेदर, पूरा का पूरा यू हैव टू एक्सेप्ट पूरा पैकेज। यू कैन नॉट से, इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपके सामने बुफे रखा हुआ है, यू हैव टू ईट फ्रॉम एवरी बोल, यू कांट पिक एंड चूज। ये आपको स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट मेरा शो मतलब जब रिलीज हुआ तो कोई एक प्रोमिनेंट अमेरिकन मुस्लिम ने मुझे अलीमिया नदवी का इस इश्यू पर यूसीसी पर एक छोटा सा उनका मकाला था, उन्होंने मुझे भेजा, और उसमें भी मौलाना अलीमिया नदवी ने भी 208 का जिक्र करा। शकील साहब आप जाके वो आयत पढ़ें सूरत अल बकरा की जो 208वीं, वो कहती है उदखुलू फिस सिल्म, एंटर पीस। तो आप उसको, यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दैट आया टू से व्हेन यू मेक पीस डोंट इम्पोज प्री कंडीशंस। वेरी नाइस। समझ रहे हैं ना आप? यस। इनफैक्ट मैंने इस आयत पे सिर्फ तफसीर अलग से की है। देयर इज अ वीडियो समवेयर फ्लोटिंग अराउंड वेयर आई जस्ट डिड अ तफसीर ऑन दिस टू शो कि लिटरल अगर आप मीनिंग ले, इट मींस इफ यू एंटर पीस डू सो विदाउट एनी प्री कंडीशन। तो लेकिन उसको डिस्टॉर्ट करके दे ट्राई टू से इट मींस एंटर इस्लाम विदाउट एनी रिजर्वेशन एक्सेप्ट इट होली। तो ये जो व्यू है ना कि इस्लाम को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो या नहीं, ये फ्रॉड है। ये कुरान की आयत को मिस इंटरप्रेट करके ये पॉइंट ऑफ व्यू ढकेला जाता है। क्योंकि अगर आप इज्तिहाद को एक्सेप्ट कर लें कि देयर इज ए प्रोग्रेशन इन द वे वी अंडरस्टैंड इस्लाम, देन यू कैनॉट, व्हाई वुड यू वांट टू एक्सेप्ट द होल थिंग। या मुझसे कहे कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप स्लेवरी भी एक्सेप्ट कर लें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करता स्लेवरी। आई थिंक इस्लाम इज अ
fabulous religion. It connects you to God in many disciplined ways, and it is the truth religion. But I will not accept slavery. It was allowed in the past. That doesn't mean that I will have to even approve of it as something divinely sanctioned. So तो अब ये इतना सारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो इतना सा पतला सा स्लीवर सा चीज है. देखिए, इस्लाम इतना है और इस्लामिक लॉ इतना है टोटल, जो मैं कह रहा हूँ 5% ऑफ द कुरान है. लेकिन ये जो इतना सा है इस्लामिक लॉ, उसका भी ये रत्ती भर चीज नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ. इट इज ओनली अबाउट मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और 2-3 चीजें और, प्रोसेस ऑफ डिवोर्स, इस तरह की चीजें. दैट्स इट. इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग. तो ये लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को शरीयत कहते हैं, they are committing a fraud, because they are the same people who will then tell you enter Islam fully. तो कहे अगर आपको शरीयत चाहिए था तो पूरी शरीयत क्यों नहीं ली? क्यों नहीं डिमांड करते कि मुसलमानों पे हुदूद पनिशमेंट लगाई जाए? जब मुसलमान चोरी करता है तो उसका हाथ काट दें. Why aren't they demanding that? Why are they rejecting that part of the Sharia? They selectively implement कर रहे हैं ना इंडिया में. तो मेरा तो पहला यूसीसी को लेकर सवाल सीधा स्टेटमेंट ये है कि यूसीसी, the claim that Muslim personal law is Islamic law is un-Islamic. जी डॉक्टर साहब, आपने जो कहा कि इज्तिहाद की जरूरत है, क्रिएटिव री इंटरप्रिटेशन उसको कह लीजिए. अच्छा, ये भी नारा जो है ना, I don't want to use the word creative. I want to say meticulous. Methodology follow करते हुए आप कर सकते हैं. You don't have to be creative because there is enough room in Islamic law. Islam में हर चीज is in a range में है शकील साहब. और आपके वक्त के मुताबिक है. You pick and choose what you like. It is like saying कि कुरान खोलें आप तो कुरान में घोड़े की बग्गी को ठीक करने का तरीका है. फिर नेक्स्ट पेज पे जाए तो आप फ्लाइंग टेस्लास को कैसा ठीक करें. अब मेरे लिए neither of the two verses are relevant to me today. मैं नमाज में उनको रिसाइट कर दूंगा तो नमाज हो जाएगी. बट हाउ टू रिपेयर ए हॉर्स कार्ट एंड हाउ टू फिक्स ए फ्लाइंग टेस्ला आर इररेलेवेंट बिकॉज आई हैव नाइदर. तो इन आयतों का क्या होता है? दीज बिकम मुतशाबिहात, राइट. तो अगर मैं 500-600 साल पहले होता, जब घोड़े गाड़ी होती, तो यस, घोड़े गाड़ी वाली आयत वुड हैव बीन रेलेवेंट टू मी. और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर अगर मैं जिंदा हूं और 40-50 साल, तो हो सकता है कि मैं फ्लाइंग टेस्ला भी खरीद लूं. एंड देन दैट वर्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द कुरान स्पीक्स टू ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम. तो हम क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग टेस्ला के जमाने में घोड़ा गाड़ी रिपेयर करने वाली आयतों से शरीयत बनाए. जी, ऑन दैट. तो इज्तिहाद का ये स्लोगन जो है यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तो सुनने को मिलता है, मदारस में ये लफ्ज यूज नहीं होता है. वो वहां पे वो समझते हैं कि जी इज्तिहाद का जमाना गुजर गया, इसकी शराइत इतनी सख्त हैं, आज कोई आदमी भी इस काबिल नहीं है कि इज्तिहाद कर सके. मतलब फोटोग्राफी को हराम कहते थे सारे उलमा, मौलाना मौदूदी इंक्लूडेड. लेकिन आज कौन सा रिलीजियस स्कॉलर है जिसका फोटो जो है वो आपको नजर नहीं आता, या वीडियो या इंस्टाग्राम. जी, मस्जिद में फोटोग्राफी हो रही होती है. तो सर, दूसरा जो है मौजू जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो है इंडिया के मुसलमानों की एजुकेशनल बैकवर्डनेस. और उस पे आप देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई एक अलहदा मुल्क क्रिएट करने के लिए, और उनको क्या था कि जी मुसलमानों के राइट्स महफूज नहीं होंगे यूनाइटेड इंडिया में. लेकिन तालीम की तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी. इट वाज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स. कोई आपके इल्म में है कि उन्होंने किया हो कि कोई मुसलमानों की जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो उलमा थे वो ये कहते थे कि ये जो जदीद तालीम है ना, ये गुमराह कर देती है. और उलमा ही की क्या बात है, अकबर अलाहाबादी को देख लीजिए, जो अपने जमाने के एक मॉडर्न आदमी थे, लेकिन वो हर जगह मजाक उड़ाते नजर आते हैं जदीद तालीम का, कॉलेज का. इवन इकबाल का एक शेर है कि हम तो समझे थे कि तालीम जो है वो फरागत लाएगी, खुशहाली लाएगी, हमें क्या पता था कि इल्हाद भी चला आएगा, इसके साथ एथिज्म भी चला आएगा. तो यानी इकबाल जैसा आदमी भी कंडेम कर रहा है जदीद एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को. देखिए, वो लोग दोनों वे क्वाइट हिपोक्रिटिकल. वो अपने बेटे को तो भिजा दिए थे वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए ना. इलाहाबादी की बात जो कर रहे हैं आप,
अकबर इलाहाबादी के बेटे अमेरिका से इंग्लैंड से पढ़ के आए थे ना, हाँ, हाँ। तो क्या वह खुद से चला गया था? सो अगर आप उनको इतना ही खिलाफ थे वो तालीम के, तो बच्चों को क्यों डाला उन्होंने अंग्रेजी तालीम करने के लिए? और खुद इकबाल जाके नीचे को पढ़ के जर्मनी से, फिर उनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, खुदी को कर बुलंद इतना वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल टेकन फ्रॉम नीचे, हुँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन वगैरह। मुसलमानों ने वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, इसलिए दे थिंक कि इकबाल का मोस्ट ऑफ हिज थॉट इज़ वेरी ओरिजिनल, इट्स नॉट रियली। बट उससे पहले मैं ज़रा एक दो कदम पहले लेके यूसीसी के बारे में एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है कि यूसीसी का जो इंडिया में मसला छेड़ा गया, इट इज़ पोलिटिसाइज्ड। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सीरियस होते तो ही वुड हैव प्रपोज्ड कि देखो ये मैं ड्राफ्ट है मेरा, ये आइडिया है, आप बताएं हाउ इट्स गोइंग टू गो। सो पीपल आर रिएक्टिंग टू समथिंग दैट दे डोंट नो व्हाट इज कमिंग। दूसरी चीज़ यह है कि इंडियन मुस्लिम्स के जो लीडर्स हैं उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को आइडेंटिटी बना लिया है। दे थिंक दिस दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। इस पे भी मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, और अमेरिका में जो है सो देर इज़ नो सच थिंग एज मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसका मतलब नहीं कि हमारी सारे आइडेंटिटीज चले गए। मैंने 7 साल लगाए एहसान पर किताब लिखने की। So there are Muslims who practice Islam freely in America. We don't need a Muslim personal law to do this. So इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुसलमानों का ये फजूल का डिमांड करना इज काउंटर प्रोडक्टिव, इट इज पोलिटिकली स्टूपिड स्ट्रैटेजी। वो कहते ठीक है कर दें, बोल के छोड़ दें। दे शुड चैलेंज हिज ब्लफ, दे शुड चैलेंज मोदीज ब्लफ ऑन दिस इशू। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूसीसी अगर आएगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू जस्ट अफेक्ट मुस्लिम्स, इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी। सिखों की वेडिंग शादी का तरीका अभी 2012 में 2015 में आया, क्या वो चला जाएगा? हिंदुओं का जो टैक्स इवेजन का, जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली के जो टैक्स लॉस है, क्या वो भी चले जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में आप देखें, मणिपुर में आग लगी हुई है, इंडिया में सिविल वॉर चल रही है पिछले 2 महीने से, और वहाँ पे जो ट्राइबल्स के जो रिचुअल्स वगैरह हैं दैट आर एट द मोमेंट प्रोटेक्टेड, क्या वो सब निकल जाएंगे? बोलें उठ के, फिर देखें क्या होता है। मुल्क में एक जगह नहीं, कई जगह आग लग जाएगी, इंक्लूडिंग हिंदूज विल स्टार्ट अपोजिंग, जब उनको पता चला कि देर इनका टैक्स एग्जेम्प्ट का जो लूप होल है वो खत्म हो जाएगा। सो देर इज नो सच थिंग एज ए ड्राफ्ट। ये कह रहे हैं कि दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, I want to see whether they will even have a debate on this. ये बेसिकली मुसलमानों को एलिनेट करके, दे वांट मुस्लिम्स टू डू समथिंग स्टूपिड लाइक रायट करे या इस तरह का करे जिसके वजह से वोट पोलराइज हो जाए और हिंदू वोट मोदी को मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि देर आर सम हिंदूज हु थिंक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर ख़त्म हो गया तो मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे इंडिया से, विच इज़ अ काइंड ऑफ ए वेरी स्ट्रेंज assumption. So they are very excited about it. कुछ बदलने वाला नहीं है इंडिया में, मैं साफ कह दूंगा। ये जो थोड़े मोड़े इडियोटिक चीज़ें हैं, पोलीगमी वगैरह, that will disappear, which is good for the society also, I think. और जहाँ तक ये तालीम का सवाल है, देखिए ये जिना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कर्स फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। उससे कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं निकली। हो सकता है कि सम पाकिस्तानी एलिट जो फिल वक्त पैसे बना रहे हैं, who would not have been competitive in India, उनके लिए फ़ायदेमंद हो कि पाकिस्तान एक बन गया एक छोटे से तबके के लिए कि वो पाकिस्तान को लूट सकते हैं, एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। बट अदरवाइज आई थिंक नाइदर द पाकिस्तानी पॉपुलेशन हैज़ बेनिफिटेड इट नॉर द इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स के लिए तो एक किस्म से इट हैज़ बिकम अ बर्डन दैट वी कैरी। इंडिया में जो नफ़रत है मुसलमानों की तरफ आजकल, a lot of it is because of the creation of Pakistan, partition of India, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान से मुसलसल टेररिज्म आता है इंडिया की तरफ, इन दो वजूहात के वजह से देयर इज सो मच हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स। जहाँ तक कि मुस्लिम बैकवर्डनेस है, आप एजुकेशन का बात कर रहे हैं, इट इज़ ए रिलेटिव मैटर। पहली तो बात यह है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। आपको पता है इंडिया में 2011 से सेंसस नहीं हुआ। उन्होंने जो है सो कोविड का बहाना लेकर अभी तक नहीं किया। कोविड ख़त्म हो गया 2020-21
लेकिन अभी तक सेंसस नहीं हुआ 2021 का। 22 वी आर इन 2023 और कोई ऐसा प्लान नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है नहीं कि इलेक्शन से पहले जो अगले समर में होंगे देयर विल बी एनी इनिशिएटिव टू डू। आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज अफ्रेड ऑफ, कि क्या आएगा उस डेटा में जो जो ये डरे हुए हैं। सो दे आर नॉट हैविंग ए सेंसस। तो हमारे पास जो डेटा जो भी है वो 2011 का है, आज से 13 साल पुराना, 12 साल पुराना डेटा है। अगर आप उस डेटा में जाके देखें तो यकीनन मुसलमान सबसे ज़्यादा जाहिल हैं। मैं आपको ज़रा डेटा पढ़ के सुनाता हूँ जी। जो 2011 में। इट इज़ नॉट वेरी बैड। देखिए, जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी है इंडिया में वो जैन कम्युनिटी की है, यस। विच इज़ 84%, 85%। उसके बाद क्रिश्चियंस की है जो 75% है। उसके बाद बुद्धिस्ट है जिसकी 71% है, और सिख्स हैं जो 67% है। तो जो सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इंडिया में मुसलमानों को छोड़कर, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देयर लिटरेसी रेट्स आर द हाईएस्ट। ठीक है। अब जहां तक हिंदू और मुसलमान रह गए हैं, हिंदुओं की इलिटरेसी रेट इज 37% और मुसलमानों की 42-43% है। So there is an achievement gap of about 7% by Muslims. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मेन एंड वुमेन का गैप ले लें, ठीक है, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी के जो परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी का जो गैप है बिटवीन मुस्लिम मेन एंड मुस्लिम वुमेन, इट इज ओनली 9%, whereas between Hindu men and Hindu women it is over 13-14%, 15% से ज़्यादा है। That means that in some ways the education system is more or less balanced for Muslims than in Hindus. दूसरी चीज़ ये है कि you have to see it in a regional sense. तो अगर आप साउथ इंडिया चले जाते हैं तो साउथ इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके एजुकेशनल लेवल्स आर ऑन पार विद प्रॉब्ली द ब्राह्मण्स ऑफ द नॉर्थ, जो हिंदी बेल्ट है। सो इट इज नॉट के मुस्लिम्स अक्रॉस द बोर्ड, और वो मुसलमान जो वो तबका जो क्या नाम है उनका, जिना को सपोर्ट किया, जो वोट डाले थे ना 1940s वाला जो वोट हुआ था, वो सब तबका पीछे बैकवर्ड है। और उनकी जहालत का सबूत वो जब का ही वोट था जो दे सपोर्टेड। बट इन द साउथ देयर इज नो सच थिंग। अगर आप हैदराबाद चले जाएं, देयर आर मेडिकल कॉलेजेस, देयर आर इंजीनियरिंग कॉलेजेस विच डील विद मुस्लिम्स, बिजनेस स्कूल्स हैं। मैं खुद आने से पहले मैं जब अप्लाई कर रहा था बिजनेसेस के लिए, मतलब मैं अपना जॉब छोड़ के बॉम्बे से हैदराबाद आया सो दैट आई हैड टाइम टू अप्लाई फॉर बिजनेस स्कूल्स वगैरह यूएस में। तो वो प्रोसेस उस ज़माने में 1 साल लग जाता था, ना इंटरनेट था ना कुछ था, हाथ से लिख के ख़त्म भेजते थे अमेरिका। तो उन दौरान टू गेट ए जॉब इन हैदराबाद आई बिकेम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ ए बिजनेस स्कूल दैट आई सेट अप। तो मैंने उसमें अपने हाथ से ख़रीद की किताबें एस्टैब्लिश की थी, उसका नाम है सुल्तान उलूम बिजनेस स्कूल। तो अगर आप सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी को देख लें आप हैदराबाद में, दे हैव इंजीनियरिंग कॉलेज, दे हैव बिजनेस स्कूल, दे हैव कंप्यूटर साइंस के जो डिग्रीज वगैरह देते हैं। सो इफ़ यू लुक एट बैंगलोर में भी कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल स्कूल्स हैं एस्टैब्लिश बाय मुस्लिम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और केरला में तो कई ज़माने से 100% एजुकेशन लिटरेसी लेवल्स हैं केरला में, विच मीन्स दैट Muslims who are close to 30% of the population in Kerala, they are also highly, मतलब 100% literate. तो ये साउथ में ये प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों के साथ, they are not backward educationally, but you can see that they are relatively backward in the north जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और ये बड़े इंडिया के सबसे जाहिल स्टेट हैं। नॉर्थ इंडिया में तो कैंपेन चली थी, सर सैयद जैसे लोग भी थे कि जी तालीम की तरफ आओ। तो ये क्या हुआ कि नॉर्थ के जो मुसलमान हैं वो बैकवर्ड रह गए और साउथ वाले जो हैं वो तरक्की कर गए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से लास्ट ईयर भी मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे अवार्ड वगैरह दिया, तो मैं शर्मिंदा हूँ ये बात कहते हुए, लेकिन पहली बार मुझे जब अलीगढ़ वालों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था वो 2008 में था, यहीं कहीं रखा हुआ है वो। तो उस अवार्ड
उन्होंने मुझसे कहा नहीं कि भाई वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सर सैयद अहमद की बर्थडे मना रहे हैं, आप आके तकरीर करें। हम्म। तो मैंने जाके ऐसी की तैसी कर दी, सर सैयद की भी अलीगढ़ की भी। मैंने कहा कि भाई सर सैयद वाज अ मैन विद अ विजन विदाउट अ यूनिवर्सिटी। अब अलीगढ़ इज यूनिवर्सिटी विदाउट अ विजन कि करना क्या चाहते हैं ये। हम्म। देखिए सर सैयद का मकसद था बेसिकली टू गेट मुस्लिम्स टू गेट मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंसेस पर्टिकुलरली, यहीं पे ले जाना था ना उनको, साइंसेस की तरफ ले जाना था। और वो तो उनके दिमाग में था कि इनकी आइडेंटिटी महफूज है, बस ये कि दिमाग में ये पीछे हैं बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग अहेड, मतलब द वेस्ट हैड गॉन अहेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च। हम्म। लेकिन जो इनके बाद फौरन का शिबली नमानी साहब आए शायद, उनका तो मकसद आइडेंटिटी था, हम्म। राइट। सो ही वाज मोर अबाउट राइटिंग हिस्ट्रीज, हिस्टोरियोग्राफ, हजरत उमर की तारीख, ये तारीख वो तारीख। तो जो बाद में जो लोग आए, दे मेड अलीगढ़ अ वे टू प्रिजर्व मुस्लिम आइडेंटिटी। हम्म। तो वो जो ओरिजिनल मिशन था टू प्रोड्यूस मुस्लिम साइंटिस्ट, वो खत्म हो गया। हालांकि अलीगढ़ कंटिन्यूज टू डू वेरी वेल, अभी भी इट इज़ वन ऑफ द टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और उनके जो प्रोडक्ट है, दे आर मोर सेक्युलर इन देयर ओरिएंटेशन। लेकिन उनके पास वो कल्चरल कीड़ा हुआ है। यहाँ पे अमेरिका में वो मुशायरा के अलावा और कुछ करते नहीं है। दे आर नॉट अ पोलिटिकल फोर्स, दे आर नॉट अ फोर्स फॉर एनीथिंग एल्स। मुझे बड़ा डेकेडेंट दिखता है, बिरयानी खाते हैं, शायरी करते हैं और बहुत बड़ा कमाल समझते हैं। हम्म। सो बट देर आर पीपल, जैसा सबसे अमीर जो अमेरिकन मुस्लिम है फ्रैंक इस्लाम, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने जाके कुछ $1-2 मिलियन भी दिया है अलीगढ़ को। ही वेंट बैक देयर विद ओबामा। और एक काफ़ी सीनियर एक इंडियन मुस्लिम यहाँ पे बिल क्लिंटन के कैबिनेट में भी थे। उनका नाम डॉक्टर इस्लाम सिद्दीकी हैं, एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो। सो देर आर वेरी सक्सेसफुल साइंटिस्ट हियर हु आर फ्रॉम अलीगढ़, बट कलेक्टिवली दे आर नॉट ए फोर्स फॉर चेंज कह सकते हैं। अब इंडिया में भी देख लें आप, इतने मसाइल खड़े हो रहे हैं इंडिया के, दे आर नॉट एज एन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट वे अहेड। उससे ज़्यादा तो JNU में है एक्टिविज्म वगैरह मुसलमानों का दैन फ्रॉम अलीगढ़। बट देर आर सम गुड यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे, जामे मिलिया इस्लामिया भी है वगैरह। सो देर आर सम गुड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये जो रवैया है ना कि आई थिंक दिस इज दिस लूजर एटीट्यूड के ठीक है हम दुनिया हार गए तो क्या हुआ, हम दीन जीत जाएंगे, दैट इज वन ऑफ द बैकवर्ड इश्यूज। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत ही मशहूर, मशहूर तो नहीं है उतने, बट ए वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियर जिन्होंने F-16 पे काम किया, ठीक है, ही इज पार्ट ऑफ डिजाइनिंग द ओरिजिनल F-16, सो ही इज एन इंजीनियर फ्रॉम इंडिया। उन्होंने मुझसे, ही ट्राई टू लॉबी मी टू गिव सम मनी टू एन इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया जो काफ़ी मशहूर है। उसका नाम जैतूना यूनिवर्सिटी है, जो शेख हमजा यूसुफ ने इस्टेब्लिश किया। सपोज टू बी ए मुस्लिम आईवी लीग, दैट इज द गोल। तो ये साहब, ये इंजीनियर साहब मुझसे लॉबी कर रहे थे कि पैसे दें आप। उन्होंने कहा मैं अभी टूर करके आया हूँ, दिस इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी ग्रेट एंड आई वांट यू टू गिव सम मनी टू इट। तो मैं बोला व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दैट प्लेस। तो पता है उन्होंने क्या क्या मुझे, हम्म। ये I went and saw that Dr. Khan, you will not believe the dining room for girls is separate from the dining room for boys. ओके। ओके। उसके बाद से ना तो मैं उनका फ़ोन लेता हूँ ना ज़्यादा रिएक्ट करता हूँ। पैसे तो मैंने पहले सपोर्ट किया था जैतूना को, बट आफ्टर हियरिंग दिस, इफ दिस इज व्हाट दे आर ब्रैगिंग अबाउट, तो फिर कहाँ ये आईवी लीग में compete करने वाले हैं हार्वर्ड से, येल से जाके, अगर इनका मकसद ही पर्दा सिस्टम है। नो ब्रैगिंग अबाउट इंटेलिजेंस, प्रोफेसर्स, रिसर्च, स्टूडेंट्स की, मतलब कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं दिया that made me think, oh, this is worthwhile. And he was an engineer who participated in designing F-16. तो अब मैं, सही। तो ये जो दिमाग में बैठा हुआ है ना मुसलमानों के, कि इन ऑर्डर टू बी ए गुड मुस्लिम यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि मेरी बेगम के ऊपर हिजाब पहना दूं तो मैं, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, you know, and these kind of things, these symbolic exterior चीज़ें,
ये जो एक्सटर्नैलिटीज पे जो तवज्जो देते हैं ना, टू मी आई फाइंड दैट दिस इज व्हाई द मुस्लिम वर्ल्ड इज सो फार बिहाइंड। आप देख लें, हर सिविलाइजेशन इज ऑन द राइज, इंडिया इज ऑन द राइज, सो यू कैन सी द सक्सेसेस ऑफ हिंदू। यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, सबसे ज्यादा रिच रिलीजियो एथनिक कम्युनिटी हिंदुओं की है, इंडियन हिंदूज की, राइट। अगर आप देख रहे हैं जापान भी, जापानीज भी तरक्की कर रहा है, चाइनीज भी तरक्की कर रहे हैं, वेस्ट तो है ही आगे। द ओनली थिंग दैट इज लैगिंग बिहाइंड इज द मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी की पूरी। अगर तेल नहीं होता तो क्या करते? जी। जो भी तरक्की है, थोड़ा बहुत तेल के वजह से दुबई की शान है, सऊदी अरेबिया का चर्चा है, बट अगर वो तेल के जैसा इश्यू खत्म हो जाता तो देन व्हाट हैव दे गॉट टू ऑफर? नथिंग। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग के कहते हैं कि जो सबसे पहला वर्ड कुरान का रिलीज हुआ, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो कुरान स्टार्ट्स बाय सेइंग रीड फॉर गॉड सेक। लेकिन हम तालीम पे उतना तवज्जो नहीं देते। जैसा मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे शहर जहाँ से मैं आता हूँ, हैदराबाद, probably has more engineering colleges than the country of Pakistan. Yeah, हाँ you said that earlier also and I think that is correct. जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शाहबानो केस पे वो सारे मुत्तहिद हो गए कि इस खातून को जो है एलिमनी नहीं मिलनी चाहिए, उसके मियाँ ने उसको घर से निकाल दिया तो निकाल दिया। तो क्या मुस्लिम जो इनलाइटेंड मुस्लिम्स थे, आरिफ मोहम्मद खान इज द ओनली एग्जांपल जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उस पे, उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने प्रोटेस्ट किया। सब ने कहा ये आरिफ जो है ये हमारा गद्दार है। देखिए, मैं बहुत छोटा था शाहबानो केस का जब ये मसला हुआ था। आई वाज इन इंडिया एट दैट टाइम एंड आई रिमेंबर दैट। और it is such a thing, that is one of the most horrible things that the Congress also did for Indian Muslims, जो उन्होंने लॉ पास किया। देखिए, जो कुरान में डिवोर्स के आयते हैं ना, इट सेज दैट व्हेन यू डिवोर्स विद एहसान। उसको तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया मुल्लाओं ने, right? They're sticking to medieval interpretations of the law. देखिए, आप मेरी शक्ल से नजर आ रहा ना कि मुझे खै आ रही है इनके बारे में बात करते हुए। ये जो हलाला को इन्होंने हलाल कर दिया, इट्स लाइक ए मेल। इट्स एक मजहब कैसा हो सकता है भाई? आप आपकी पुरानी बेगम को लेके आ जाइए, मैं असर के बाद उनको निकाह कर दूंगा, फिर टोप दूंगा, फिर मगरिब के बाद उनको मैं तलाक दे दूंगा, फिर आप ले जाके उनसे शादी कर लेना। What is this? This is prostitution. आप मुझे, मैं समझा था कि 2-3 हजार रुपए कुछ लेते होंगे ये, बट काफी ज्यादा पैसे लेते हैं, 50-60 हजार रुपए तक ले लेते हैं टू डू दिस हलाला। इसको डिफेंड किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। दूसरे सारे स्कॉलर से आप दुनिया के बाहर जाके पूछें, आप मिडल ईस्ट में वगैरह, टर्की में, दे लाफ्ड एट इट कि क्या बकवास है, दिस इज अन इस्लामिक। ये सारे दूसरे मुल्कों में रिफॉर्म भी हो चुके हैं, इवन अबाउट पोलीगमी एंड इवन अबाउट द मिनिमम एज, सारे के सारे। बस ये ठंगे हुए हैं कि हम जितने जाहिल हैं उतने ही रहेंगे। बिकॉज देखिए, फॉर सम ये जो स्टूपिड आइडिया है ना कि इस्लाम वाज बेस्ट इन द पास्ट, so it has made Muslims completely anti-progressive. There is no progress. They cannot think that things can be better in the future. It always has to be in the past. So they are वहीं पे मर रहे हैं पुराने interpretations के। They don't even do their research well. Go back to the sources and you will find that this is not there. यहाँ पर मैंने एहसान की किताब खरीदे बाद, लिखे बाद, एक साहब आए थे, इजिप्ट के हैं, उन्होंने मेरी किताब ली मेरे से और फिर जाके पढ़ के फिर बाद में आके कहे यार मेरी डिवोर्स हो गई और बहुत महंगी हो गई तुम्हारे वजह से। मैंने कहा मेरे वजह से क्या हो गया? इधर मैंने वो पढ़ा कि तुमने एहसान की बात की, तो जब मेरी डिवोर्स फाइनलाइज हो गई तो फिर मुझे याद आई तुम्हारी किताब। सो इन ऑर्डर टू शो एहसान, आई गेव माई वाइफ हु वाज ex-wife who was going to start a business, I gifted her a very expensive laptop to help her business. Oh. मैंने कहा आप ना महरम को महंगे महंगे तोहफे दे रहे हो। So he said, I suddenly realized that you reminded me that even when you're doing divorce, you have to do it with compassion, with love. वो सब तो नहीं करते ना, वो बातें नहीं करते। ये लेटर ऑफ द लॉ पे ऑब्सेस्ड है। एंड जब तक ये
देखिए जब तक ये बेवकूफाना मुल्लाएं लीड करेंगे ना इंडियन मुस्लिम्स को, वो दे विल रिमेन द लीस्ट एजुकेटेड. व्हाई कांट दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस कि 42% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर इलिटरेट. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट द कंट्री इज आल्सो वेरी पुअर. 36% हिंदूज आर आल्सो इलिटरेट. बट ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? ये सिर्फ जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ डिफेंड करने के लिए थी. जहालत, जाहिलिया इज द ऑपोजिट ऑफ इस्लाम. जी, आई डोंट मैंने उनकी वेबसाइट विजिट की, अंडरस्टैंड. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो उस पे वो एक लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट्स कैन चेंज बट इस्लामिक लॉ कैन नॉट चेंज. तो इस्लामिक लॉ से क्या मुराद लेते हैं? वो इंटरप्रिटेशंस जो बहिश्ती जेवर में हैं या फतावा आलमगीरी में हैं, वो अगर इस्लाम है तो भाई फिर जो फिका दूसरी फिका है, हम्बली फिका है, मालिकी फिका है या शाफी फिका, वो क्या है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहरहाल इस तरह की हैं, और वो बिल्कुल खुला जहन नहीं रखते और एक एक नैरो, एक टनल विजन के साथ चलते हैं और अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. देखिए अगर आप मालिकियों से जाके पूछें कि मैं एज ए मुस्लिम रहता हूँ अमेरिका में या इंडिया में एज ए माइनॉरिटी और यहाँ पे शरीयत नाफिज नहीं है, द मालिकी स्कॉलर इज गोइंग टू टेल यू कि ये हराम है, यू नीड टू माइग्रेट टू दारुल इस्लाम. ठीक है, अब यही मसला आप जाके किसी हनफी स्कॉलर से बोलें कि भाई आई एम ए माइनॉरिटी, आई लिव एज ए मुस्लिम इन ए नॉन मुस्लिम कंट्री वेयर देयर इज नो इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंटेड. हनफी स्कॉलर बोलेगा जबरदस्त, what a great opportunity, now you are an ambassador of Islam. Live like a good Muslim and spread the word of the Lord. दावा करो आप वहां पर. So this they will give you entirely opposite interpretations of the same sources. कुरान में भी कई ऐसे आयतें हैं where the Islamic law is abrogated. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आई थिंक दिस इज इन द 6th चैप्टर, मुझे आयतें याद नहीं है, लेकिन एक ऐसी आयत आई थी कि अगर मुसलमानों का मुकाबला होता है 10 लोगों से, एवरी मुस्लिम इज एक्सपेक्टेड टू फाइट 10 पीपल, और अगर वो भाग जाता है तो वो नॉन मुस्लिम हो जाएगा. तो ये लोग जाके साहबी जाके शिकायत की है प्रोफेसर, देन आयत केम सेइंग नो 2 1:2. सो इमीडिएटली सीक्वेंस में, सो यू कैन सी the law change right away within seconds. So ये कहना कि इस्लामिक लॉ नहीं बदलता, ये अजीब है. सऊदी अरेबिया को ले लें, औरतों को ड्राइव नहीं करते थे, वो कहते थे कि शरीयत में है. कहा है कि शरीयत कहाँ पे शरीयत कहती है कि वुमेन कैन नॉट ड्राइव? बीबी आयशा जंग पे जमल के कैमल पे चढ़ के वो चली गई थी जंग लड़ने के लिए, राइट? अगर मॉडर्न डे होता तो शी वुड हैव बीन फ्लाइंग एन F-16. In modern terms, he would have been driving a tank maybe in the battlefield. तो ये कहना कि women cannot drive is driving is against the Sharia for women. सऊदी अरेबिया इतने सालों से ये रूल था, अब बदल गया. तो क्या शरिया बदल गया अब सऊदी अरब में? You know, they're changing. हर चीज के लॉ वो बदलते जा रहे हैं ना. So this idea that Islamic law doesn't change, they don't even know what they're talking about. जी, प्रोफेसर जाबर अल अलवानी ने एक वाकया नकल किया है कि इब्ने रबिया एक स्कॉलर थे जो इमाम मालिक के भी उस्ताद थे. उनको पहले अब्बासी खलीफा ने अपना एडवाइजर बनाया, तो वो कुछ अरसा इराक में रह के वापस मदीना आए. तो लोगों ने पूछा कि आपने अहले इराक को कैसा पाया? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसे लगता है कि उनके यहाँ कोई और नबी आए थे, हमारे यहाँ कोई और नबी आए थे. जी, वहां पे जो चीज हराम है वो हमारे यहाँ हलाल है, जो हमारे यहाँ हराम है वो वहां हलाल है. तो इस हद तक आप देखिए कि 150 साल के अंदर अंदर इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो गए थे. और आज ये हमारे उलमा कहते हैं जी कि इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक जो है कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. नॉर्थ साउथ इंडिया में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है. आई डोंट थिंक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो इनहेरिटेंस के रूल्स हैं, आई डोंट थिंक दैट even 10% Muslims follow that. I think more than 90% of the Muslims do not follow the inheritance rules of the law. मेरे कई रिश्तेदार मरे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला. मुझे इतना तो पता है, मुझे ये साफ कह सकता हूँ कि मेरे खानदान में कोई नहीं फॉलो करता इस्लामिक जो
डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ। शेख ताहा जाबिर अलवानी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स जो अमेरिका में, मैं उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा हूँ। आई हैव रिटन सम ऑफ हिज, मतलब उनके साथ मैंने एक दो चीज़ें आर्टिकल्स भी लिखे हैं शेख ताहा जाबिर। ही वाज एन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग कहना चाहिए, काफ़ी कहते हैं ना कि इज्तिहादी ख्याल रखते थे। तो उनकी जो डेफिनेशन है ऑफ इज्तिहाद का, इट इज़ वेरी 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 मॉडर्न कह सकते हैं। एंड आई विश दैट people follow people like Sheikh Taha more than others.